चलिए, वेलकम टू दिस क्लास आफ्टर अ लॉन्ग गैप, है ना। 2-3 क्लास का गैप हो चुका है, बट स्टिल आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, है ना। हम प्लानिंग की आज इसको खत्म भी कर दूं ताकि बहुत ज़्यादा बड़ा गैप नहीं हो। चलिए, तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ये एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है और बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा समझना तो जरूर है। तो थोड़ा बहुत जो टॉपिक है वो अपन समझेंगे भी, इसको अच्छे से कवर भी कर लेते हैं फटाफट से। आसान चैप्टर है और इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है अपना, ठीक है। इसका सेकेंड हाफ पार्ट हमारे सिलेबस से डिलीटेड है, बट एज कम्युनिकेटेड अपन इस बार नहीं लेंगे, है ना। और मैं एक बार पूरा ही बढ़ा दे रहा हूँ चैप्टर। चलिए, लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले तो आपको यहाँ ये जानना है कि इकोलॉजी में पढ़ना क्या होता है। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म सिर्फ अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। व्हाट हैपेंस कि ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट्स विद इट्स एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है और इन ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के इंटरैक्शन से जो कुछ डेवलप होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इकोलॉजी, ठीक है। तो इट इज नॉट अबाउट द ऑर्गेनिज्म ओनली। इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत तरह के हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्स भी हैं, है ना। डाइवर्स है अलग अलग टाइप के, बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और ये अलग अलग लेवल पे होता है। कई बार ये मॉलिक्यूलर लेवल पे है, कई बार सेलुलर लेवल पे है, टिश्यू, ऑर्गन, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम या बायो, कुछ भी लेवल पे हो सकता है। क्या है हर वर्ड को समझते हैं। देखो, आपको सेल, टिश्यू, ऑर्गन और इंडिविजुअल तक तो समझ में आ रहा होगा, बट इकोलॉजी कैसे पढ़ते हैं वो आपको थोड़ा बताता हूं। देखो, सबसे बेसिक लेवल का चीज होता है इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म है। मैं ब्लैक यूज कर रहा हूं ताकि क्लियर हो। पहला इज इंडिविजुअल। बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलते हैं तो इट फॉर्म्स पॉपुलेशन, है ना। और यहाँ इंडिविजुअल्स ऑलमोस्ट सेम तरह के होते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन, बहुत सारे तरह के पॉपुलेशन जब इंटरैक्ट करते हैं तो वो बनाता है कम्युनिटी। कम्युनिटी, बहुत सारे कम्युनिटी और नॉन लिविंग, है ना। इकोलॉजिकल में लिविंग होगा और नॉन लिविंग भी होगा। तो कम्युनिटी के साथ उसके नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ इनऑर्गेनिक फैक्टर्स जो भी हैं, जैसे इन्वायरमेंट में आपका हीट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सारे इनऑर्गेनिक फैक्टर्स को साथ इंक्लूड करते हैं तो कम्युनिटी विल फॉर्म बायोम, है ना। ठीक है, कम्युनिटी के साथ साथ यहाँ पे ऐड कर रहे हैं क्या, तो नॉन लिविंग फैक्टर्स। नॉन लिविंग फैक्टर्स को जब ऐड कर रहे होते हैं तो मेरा बायोम कहलाता है। बायोम चूंकि बहुत सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स को भी खुद में इंक्लूड करे हुए हैं, बहुत तरह का हो सकता है। इट डिपेंड। जैसे मान लो हम लोग एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जहां गर्म ठंडा सब बराबर होता है, बारिश भी होता ठीक ठाक, तो हमारा एक अलग बायोम है। कोई ऑर्गेनिज्म एक ऐसी जगह पर रह रहा है जहां सिर्फ बर्फ ही पड़ता, लद्दाख में रह रहा है, ठंडा जगह, उसका एक अलग बायोम है। कोई एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जहां सिर्फ रेन फॉरेस्ट ही, मेघालय साइड चले गए, अमेज़न फॉरेस्ट चले गए, सिर्फ जंगल और पानी, एक अलग बायोम है। कोई डेजर्ट में है, ये एक अलग बायोम है। कोई सुंदरबन के कीचड़ में, मार्सी एरिया में, वो एक अलग बायोम है। तो अलग अलग तरह के बायोम्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, नॉन लिविंग फैक्टर कैसा है। इकोलॉजी अगर हम बात करें तो वो ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजिकल एज इन बॉडी का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। इट इज नॉट फिजिकल, जो बाहर से दिख रहा है वो नहीं, अंदर से फिजियोलॉजिकल, उसका नेचर कैसा है, कैसे वो इंटरैक्ट कर रहा है, कैसे वो रिएक्ट कर रहा है। दिस इज इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म का फिजियोलॉजिकल स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म कैसे अडैप्ट हैं अपने एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब एनवायरनमेंट चूंकि बदल रहा है इसलिए कहानी भी बदल रहा है। नेक्स्ट, अगर हम हैबिटेट का बात करें तो वो बहुत हद तक एबायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंड होता है और कुछ हद तक बायोटिक कंपोनेंट पे भी डिपेंड होता है। जैसे हम जहां रह रहे हैं वहां आसपास गर्मी है, ठंडा, इसके जैसे मान लो जो ठंड में रह रहा है
तो उसके बॉडी में इंटरनली ऐसा अडेप्टेशन हुआ कि वो ठंड झेल सकता है ना। आरबीसी उनकी बॉडी में थोड़ा ज्यादा होता है जो पहाड़ी होते हैं, कारण उस हाइट पे ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए आरबीसी ज्यादा होता है ताकि ओवरऑल बॉडी को दिक्कत नहीं। तो अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, उन्हीं फैक्टर्स का बात कर रहे हैं एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट में एबायोटिक बोल रहा हूं, एबायोटिक को बता दिया। बायोटिक कंपोनेंट में पैथोजन, पैरासाइट, प्रीडेटर, कॉम्पिटिटर, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे। जैसे मान लो कोई एक हिरन है जो जंगल में है, तो बेटा उसको इस तरह से अडेप्ट करना पड़ेगा कि जन्म लेते ही हिरन का बच्चा आधे घंटे में दौड़ के भाग सके। ये तो शेर आएगा तो अंदर ले जाएगा। तो ये बड़ा जरूरी चीज है कि आपको इस तरीके से खुद को अडेप्ट करना होगा कि आप अपने इन्वायरमेंट के इनऑर्गेनिक फैक्टर को भी झेल सकें और साथ में ऑर्गेनिक फैक्टर एज ए प्रीडेटर या कोई बीमारी तो जो रेसिस्टेंट होगा वो बच जाएगा। इस तरीके से ये डेवलप होता है। नेक्स्ट, अच्छा हमारे पास ये चेंजिंग क्यों आता? देखो हमारा अर्थ लगातार रोटेट कर रहा है और लगातार अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन से हमारे पास अलग अलग तरह के सीजन्स होते हैं। सीजन यानी अलग अलग तरह का मौसम, और अलग तरह का मौसम अलग अलग जगह पे अलग अलग इन्वायरमेंटल यानी एबायोटिक कंडीशंस प्रोवाइड करता है। उन अलग अलग एबायोटिक कंडीशंस में ऑर्गेनिजम्स खुद को अडेप्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या इंटेंसिटी है, ड्यूरेशन है, टेम्परेचर का, है ना, उसके अलावा रेन और स्नो कैसा है, ये सारे मेजर बायोम्स जो हमारे, जैसे मैंने कहा बायोम नॉन लिविंग फैक्टर्स यानी एबायोटिक कंपोनेंट को जोड़कर बनता है। जैसे डेजर्ट हो गया, डेजर्ट में एकदम पानी नहीं है, रेन फॉरेस्ट में बहुत पानी है। टुंड्रा जैसे वहां बोलते हैं जहां से बर्फ होता है। तो अलग अलग रीजंस हो गए। अब देखिए लंबे समय तक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में रहने के लिए खुद को चेंज करा है, इवॉल्व करा है, और इससे उस जगह पे नेचुरली उसका रहना यानी सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन बहुत ही आसान हो गया। उसके बॉडी में इस तरह के चेंजेस नहीं हुए कि वो उसी जगह पे सूट करे। अगर हम पोलर बियर को उठा के यहाँ ले आए, मर जाएगा बेचारा, क्योंकि उसके बॉडी में इतने चेंजेस हो चुके हैं कि वो उस ठंड को झेल सकता है। उसका बॉडी नेचुरली उतने हीट को बचाता है। तो अगर वो यहाँ आएगा तो कैसे बचेगा? उतना हीट से तो काम ही नहीं चलना उसका, है ना। जैसे चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए अगर हम और भी बात करें तो बायोम तो बहुत बड़ा एरिया है ना। इस बड़े से बायोम के अंदर रीजनल वेरिएशंस भी होते हैं। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं आपके लिए कि भाई डेजर्ट बायोम का बात करते हैं, जेरिक कंडीशन, उसको बोलते हैं जेरिक, बायोलॉजिकली SERIC बोलते हैं, जेरिक। ये कंडीशन अपन डेजर्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अपन जेरिक कंडीशन के लिए बात करते हैं। अब मान लो कोई राजस्थान में चला गया, पूरे राजस्थान में तो पानी की किल्लत है, लेकिन कुछ ऐसे भी एरियाज हैं उसमें भी जहां पानी है। तो जरूरी थोड़ा ही है कि जो एरिया का बात कर रहे हो वो पूरा का पूरा एरिया एग्जैक्टली सेम तरह का हो। डिफरेंसेस आर देयर, है ना। साफ साफ लिखा है रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस विद इन ईच बायोम, उससे अलग अलग तरह के हैबिटेट्स बनते हैं। टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, ये पूरे हैबिटेट को अफेक्ट करता है। कितना लाइट आ रहा है, कितना टेम्परेचर है, वहां का मिट्टी कैसा है, वहां का पानी कैसा है, बहुत कुछ है ना। उसके अलावा एक नया टर्म है नीच, NICHE। देखो हर ऑर्गेनिज्म जहां कहीं भी होता है, जिस भी इन्वायरमेंट में होता है, वो उस इन्वायरमेंट में अपना एक स्पेशल जगह बनाता है, चाहे वो फंक्शनली हो या फिर वो फिजिकली हो। जैसे मान लो हम यहां हैं एज अ टीचर, ये लेक्चर डेस्क मेरा स्पेस है, लेकिन मेरे स्पेस को कोई और फिल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा इस पूरे इकोसिस्टम में, इस पूरे क्लास में अपना एक यूनिक स्पेस है, ना सिर्फ फिजिकली बट फंक्शनली भी। हो सकता है मेरी जगह पे आप में से कोई एक और आकर खड़ा हो जाए, लेकिन वो मेरी तरह पढ़ा नहीं सकता। अच्छा, कोई और बायोलॉजी का ही टीचर आप लेके आ जाओ जो मेरी जगह पे खड़ा हो जाए, फिर भी वो एग्जैक्ट मेरी तरह नहीं पढ़ा सकता। तो एवरी ऑर्गेनिज्म has its unique role in the environment, physically and functionally both।
और एक ऑर्गेनिज्म के नीड्स को NICHE, एक ऑर्गेनिज्म के नीड्स को कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म फिल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा अपना एक यूनिक स्पेस होगा। बोलते हैं ना एवरी ऑर्गेनिज्म इज यूनिक इन इटसेल्फ, उसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता फिजिकली। जैसे एक इंसान के बदले आप दूसरा इंसान ला सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं कर सकते। अगर शक्ल सेम कर दो फिर भी फंक्शनली सेम नहीं कर सकते। दिस इज इट व्हाट आई मीन बाय से नीच। नीच किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज है कंडीशंस का, जिसमें कि सिर्फ वही जो है वो आप बोल लो फंक्शनली फिट है, उसके अलावा कोई भी और ऑर्गेनिज्म उसकी जगह को रिप्लेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज क्या फैक्टर्स है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स। और ये जो फैक्टर्स हैं उनमें हम एबायोटिक फैक्टर्स को बेसिकली ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि बायोटिक फैक्टर्स तो अलग अलग जगह पर बदल जाएगा, लेकिन एबायोटिक फैक्टर कंडीशन चाहे जो भी हो, है ना, वहां का एबायोटिक फैक्टर फिक्स होता है। और सेम ही जगह के एबायोटिक फैक्टर में बायोटिक बदल सकता है। जैसे मान लो हम यहाँ है, यहाँ का टेम्परेचर, सॉइल, पानी सब सेम है, लेकिन हो सकता है कभी पैथोजन हमला कर दे, कभी हो सकता है कोई प्रेडेटर हमला कर दे, कभी कुछ और कुछ भी हो सकता है, बायोलॉजिकल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एबायोटिक सेम ही होगा। सबसे पहला टेम्परेचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे एंजाइम और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सीधा अफेक्ट करता है। जैसे मान लो कि बहुत ठंड है, तो अभी बहुत ठंड वाले कंडीशन में मेरे बॉडी का एंजाइम कुछ हद तक स्लो हो रहा है, इसलिए आपको कंबल के अंदर घुसते ही जैसे ही थोड़ा गर्म होता है तुरंत बॉडी रेस्ट मोड में चला जाता है, खूब नींद आता है। यही मेजर कारण है, ठीक है। आपके बॉडी में जो एंजाइम्स हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, उसके अलावा दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है यूरीथर्मल और एक होता है स्टेनोथर्मल। यूरीथर्मल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो चाहे बाहर का कंडीशन जो भी हो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, यानी अभी ठंड है फिर भी मेरा बॉडी टेम्परेचर फिक्स है, कितना 98.6। गर्मी आएगा फिर भी मेरा बॉडी टेम्परेचर फिक्स होगा, कितना 98.6। तो मैं यूरीथर्मल, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हर कंडीशन में अपने बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखे, दैट इज कॉल्ड यूरीथर्मल, ठीक है। अच्छा, यूरी और स्टेनो एक कॉमन टर्म है जो बार बार आएगा। एक है स्टेनोथर्मल, ये वैसे हैं जो बहुत ही कम रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सकते हैं। जैसे मान लो फ्रॉग, ज्यादा ठंड हुआ तो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, ज्यादा गर्मी हुआ तो एस्टिवेशन में चले जाते हैं। जब एकदम उसके लिए कंडीशन सारा बेहतर होता है तभी वो एक्टिव होता है, तो बहुत ही नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में है, तो उसको बोलते हैं स्टेनोथर्मल। इसी को कोल्ड ब्लडेड भी बोलते हैं, इसी को कोल्ड ब्लडेड भी बोलते हैं। हम लोग क्या है, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं डिस्पाइट ऑफ द सराउंडिंग कंडीशन, देन दोस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड या यूरीथर्मल, ठीक है। उसी तरह आएगा यूरी हेलाइन और स्टेनो हेलाइन। वैसे ऑर्गेनिज्म जो चाहे पानी ज्यादा हो कम हो, सॉल्ट ज्यादा हो कम हो, अपने बॉडी का इंटरनल कंडीशन, इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन रखे हुए हैं, वो यूरी हेलाइन है। जैसे हम ज्यादा पानी पिएंगे तो हमारा जो यूरिन है वो डाइल्यूट हो जाएगा, लेकिन कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में जो है वो सेम ही रहेगा। कम पानी पिएंगे तो बॉडी से कम पानी निकलेगा, यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाएगा, लेकिन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इंटरनल बॉडी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सेम ही रहेगा। ये चीज एकदम फिक्स है, समझ रहे बात, ये चीज एकदम फिक्स है यूरी हेलाइन के लिए। स्टेनो हेलाइन नहीं बदल जाएगा। जैसे मान लो कुछ फिशेस है, मरीन फिशेस, जितना समुद्र का होगा ऑस्मोलैरिटी उतना ही हो जाता है, तो दोनों का कंसंट्रेशन जो होता है सॉल्ट का वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं स्टेनो, ठीक है। अच्छा, कितना ज्यादा कौन सा ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर को झेल सकता है, इससे ये डिसाइड होता है कि वो कहाँ रहेगा। अब कोई बहुत ज्यादा झेल सकता है, वो ज्वालामुखी के अंदर भी मिल जाएगा। जो एकदम कम झेल सकता है वो एकदम हमारे जैसे वो लैंड पे रहेगा, जहां तो ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा। नेक्स्ट जो है वो है वाटर। वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट, उतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन एक बात तो खास है कि लाइफ का शुरुआत तो वाटर से ही हुआ। जाहिर सी बात है, गोल्स में पढ़ चुके हैं, पहली बार ब्रॉथ बना था, है ना, याद आ रहा है, तो लाइफ की शुरुआत तो वाटर से ही हुआ। और वाटर के अंदर कितना सॉल्ट कंसंट्रेशन है उसको बोलते हैं सैलिनिटी। सैलिनिटी इज
salt concentration inside water. Salt concentration inside water is called salinity. ठीक है, इसको मेजर करते हैं पार्ट पर थाउजेंड कि 1000 वाटर मॉलिक्यूल में कितना सॉल्ट मॉलिक्यूल है, 1000 वाटर मॉलिक्यूल में कितना सॉल्ट मॉलिक्यूल है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखो जो जमीन का पानी होगा जो हम लोग यूज करते हैं उसमें ऑलमोस्ट 5 से भी कम होता है, 1000 वाटर मॉलिक्यूल पे 5 से भी कम सॉल्ट मॉलिक्यूल। जो समुद्र का होता है उसमें 30 to 35 होता है। और कुछ हाइपर सलाइन लगून्स होते हैं, लगून्स एक तरह से पानी का एक स्रोत है, तुम समझ लो, थोड़ा अलग है, ज्योग्राफी में पढ़ना होता है, ये टापू पे कई बार आइलैंड पे मिलता है लगून। खैर इतना डिटेल में नहीं जाते अभी। तो कुछ हाइपर सलाइन मतलब यहाँ पे तो हद से अधिक सैलिनिटी होता है, यहाँ सैलिनिटी कितना होता है, तो ऑलमोस्ट अबाउट 100 से भी ज्यादा। ठीक है, हम जो यूज करते हैं उसमें 5 से भी कम, समुद्र में 30 से 35 और लगून्स में हाइपर सलाइन लगून्स में 100 से भी ज्यादा। कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा झेल सकते हैं, उनको यूरी हलाइन, कुछ बहुत कम झेल सकते हैं, उनको स्टेनो है, जैसा मैंने अभी समझाया था, यूरी थर्मल और स्टेनो थर्मल। ठीक है, सेम। चलिए नेक्स्ट इज लाइट। लाइट का बात करें तो प्लांट को इसका बड़ा जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए और फ्लावरिंग के लिए। आप एक टर्म पढ़े होंगे फोटो पीरियोडिज्म, PERIODISM, फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म इज द अमाउंट ऑफ सनलाइट दैट अ प्लांट गेट्स पर डे। हर दिन प्लांट को कितना समय के लिए सनलाइट मिलता है, इसको फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। फोटो पीरियोडिज्म से ये डिसाइड करता है प्लांट की कब फ्लावरिंग करना है कब नहीं करना है। जैसे मान लो कुछ फूल गर्मी में आता है, कुछ ठंड में आता है, प्लांट को ठंडा थोड़ी लग रहा है कि पता चलेगा अच्छा ठंडा आ गया, वो देखता है कि ठंडा आया मतलब कि अब सूरज का रोशनी थोड़ा कम मिलेगा, गर्मी है यानी सूरज की रोशनी ज्यादा है, और इस चीज से वो डिसाइड करता है कि गर्मी है कि ठंडा है, और उस बेसिस पे वो फ्लावरिंग करता है। ठीक है, टेम्परेचर भी फैक्टर होता है बट मेजर फैक्टर इज लाइट इस चीज में, उसी को बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट को ही लाइट चाहिए, एनिमल्स को भी चाहिए। जैसे मान लो एनिमल में भी होता है ना गर्मी ठंडा देखे, जैसे मान लो डॉग्स ठंड में रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको कैसे पता चलता है, वो भी वही तरीका, सनलाइट बहुत करता है। तो रिप्रोडक्शन में माइग्रेशन, अच्छा माइग्रेशन कैसे, बहुत सारी चिड़िया हैं, जैसे मान लो साइबेरियन क्रेन जो साइबेरिया से हर साल ठंडा में इंडिया आती है, कैसे, क्यों, इसी तरीके से आती है, वो भी सनलाइट को देखती है और सनलाइट को देखकर डिसाइड करती है कि मेरे को मूव ऑन करना है। तो दिस इज इट। नेक्स्ट यूवी लाइट है, तो जाहिर सी बात है हार्मफुल है। और कुछ रेड एलगी जो होते हैं ये बहुत गहरे पानी में मिलते हैं, ये आप एलिमेंट में पढ़े होंगे, क्योंकि रेड लाइट जो होता है ये बहुत डीप पेनिट्रेट करता है, मतलब ये पानी के बहुत गहराई तक जा सकता है और वहां पे भी लाइट पहुंचेगा रेड, तो जिसके रेड एलगी उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, इन सब के अलावा एक और फैक्टर है सॉइल। सॉइल जो है वो नेचुरली डिपेंड इस बात पे करता है कि क्लाइमेट क्या है, वेदरिंग और ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ है। वेदरिंग यानी प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, पहाड़ का पत्थर कैसे टूटा, जितना ज्यादा टूटेगा, जितना अच्छे से टूटेगा उतना अच्छा मिट्टी बनेगा, पानी से टूट रहा है तो और ज्यादा प्यारा मिट्टी बनेगा। एलुवियल सॉइल, हवा से टूटना, मतलब अलग अलग चीज पे डिपेंड करता है। और मिट्टी में कितना क्या क्या है, कितना बड़ा दाना है, पीएच क्या है, कितने मिनरल है, ये सब डिसाइड करते हैं कि वहां पे किस तरह का प्लांट और किस तरह के एनिमल ग्रो करेंगे। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनमें ये मेजर होता है। तो ये 4 एबायोटिक फैक्टर्स है जो आपको याद रखते हैं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। ये पूछता है, शॉर्टकट पूछ देगा कई बार, तो इसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, अब ये तो था कि ऑर्गेनिज्म कैसे काम करना। अब आपको मैं बताता हूं कि ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स कैसे करता है। देखिए, अगर मैं रिस्पॉन्स का बात करूं तो ऑर्गेनिज्म समय के साथ बहुत ही ड्रास्टिकली अपना हैबिटेट बदलता है ताकि ज्यादा अच्छे तरीके से खुद को आप समझो खुद को अडैप्ट कर पाए। ठीक है,
स्ट्रेसफुल कंडीशन में मैनेज करने का आर्ट एनिमल को आना चाहिए। स्ट्रेसफुल कंडीशन यानी बुरा वक्त, जैसे मान लो अभी हमारे लिए बुरा वक्त है, हम नॉर्मली 20-25 डिग्री सेल्सियस के लिए अडेप्टेड है, 20-25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, मजा आएगा, मजेदार मौसम होता है। लेकिन अभी टेम्परेचर घट के 15 आया हुआ है, रात को 10-8 हो जाता है, ये हमारे लिए स्ट्रेसफुल है, ये हमारे बॉडी को स्ट्रेस दिक्कत दे रहा है। इस तरह की कंडीशन से कैसे कोई ऑर्गेनिज्म निपटे, इसी को इस टॉपिक में अपन पढ़ने वाले हैं। मेजर 4 तरीका होता है, रेगुलेट, कन्फर्म, माइग्रेट या सस्पेंड। सबसे पहले रेगुलेट। अगर मान लो मेरे आसपास कंडीशन बहुत बुरा आ रहा है, तो ट्राई टू रेगुलेट माय बॉडी। जैसे मान लो अभी बॉडी टेम्परेचर कम हो गया, आसपास का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ही कम हो गया है, मैं कोशिश करूंगा कि आसपास का टेम्परेचर भले ही बहुत कम हो गया है, लेकिन अपना बॉडी का एटीपी यूज करके, हीट जनरेट करके अपने बॉडी के टेम्परेचर को तो फिक्स रखें। कितना? 98.6। दिस इज व्हाट वी कॉल एज रेगुलेट। ठीक है, मेंटेन होम्योस्टेसिस यानी इंटरनल कंडीशंस मेंटेन करना है, बॉडी टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है। सारे बर्ड, मैमल और कुछ लोअर वर्टिब्रेट ये काम कर पाते हैं, बाकी सब नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होता है, तो जिसके पास एनर्जी होगा वही कर पाएगा ना, तो नॉर्मली लोग नहीं कर पाते, सिर्फ बर्ड और मैमल ही करते हैं। और इसका कारण है कि हमारे में जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल सेपरेट होता है, इसलिए हम ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये खास बात है, आपको याद रखना है। या तो रेगुलेट करें, अगर रेगुलेट नहीं कर पाते तो अपन कंफर्म करते हैं। कंफर्म मतलब भाई बाहर जो है हम भी वही मान लिए, हम इतना एनर्जी लगा ही नहीं पा रहे कि हम उसको रोक पाए या बदल पाए। तो बाहर में टेम्परेचर कम हो रहा है तो मेरा बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, बाहर में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम है तो मेरे बॉडी का भी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए। वरना अगर बाहर कम हो गया, मेरा ज्यादा है, तो वाटर मूवमेंट होगा अंदर, बाहर से अंदर की तरफ, और एक समय के बाद बॉडी स्वेल होकर फट जाएगा। इन सब से बचने के लिए होता है कन्फर्म। ऑलमोस्ट अबाउट 99% ऑफ एनिमल और सारे के सारे प्लांट यही काम करते हैं। ठीक है, 99%, बाकी 1% में आते हैं सारे बर्ड्स और मैमल। कौन आएंगे? बर्ड्स एंड कुछ छोटे मोटे और ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, लोअर इनवर्टेब्रेट, वेरी फ्यू लोअर इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट इज माइग्रेट। माइग्रेट क्या है? कुछ समय के लिए उस समय से दूर जगह से दूर चले जाए जहां कंडीशन खराब हुआ है। जैसे साइबेरिया, अभी इतना ठंडा होगा कि कोई चीज वहां जम जाए, तो साइबेरिया में रहने वाली क्रेन कुछ समय के लिए इंडिया आ गई है, मौसम ठीक होगा वापस साइबेरिया चली जाएगी। इसको बोलते हैं माइग्रेशन, टेम्पररीली मूव करते हैं, और जैसे ही कंडीशन ठीक होता है वापस लौट जाते हैं। जैसे साइबेरियन क्रेन हर साल इंडिया में भरतपुर एक बर्ड सेंचुरी है, भरतपुर एक बर्ड सेंचुरी है जो यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पे है। मेजरली राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है मेजरली? मतलब राजस्थान में ही है, लेकिन बॉर्डर से थोड़ा सा अंदर। जैसे ही आप यूपी को क्रॉस करके थोड़ा सा 20-25 किलोमीटर अंदर जाइएगा ना, तो आपको मिल जाएगा भरतपुर। ठीक है, मैं यहाँ गया हुआ, बहुत प्यारा जगह है, पानी भी है, पेड़ पौधा भी, और बहुत टाइप की चिड़िया यहाँ मिलती है। ठीक है, और ठंड में तो इस वक्त तो साइबेरिया की पूरा क्रेन वहां भरी हुई होगी। ये नीट में पूछा हुआ सवाल है, एक बार मेडिकल में पूछा था कि हर साल कहाँ पे जाती है भाई साइबेरियन क्रेन? तो भरतपुर में जाती है। और ये है क्या भाई? तो यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है बर्ड सेंचुरी। क्या है? बर्ड सेंचुरी, और उसका नाम है, बर्ड सेंचुरी का नाम कोयलीदेव नेशनल पार्क। कोयलीदेव नेशनल पार्क
ठीक है, कोयला देव नेशनल पार्क, ये मैं आपको कभी फ्री टाइम में इमेज भी दिखाऊंगा यहाँ का, बहुत प्यारी प्यारी बर्ड्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सस्पेंड। सस्पेंड में क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बुरा कंडीशन आने के बाद अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कुछ समय के लिए रोक देते हैं और चुपचाप सो जाते हैं, ना खाएंगे ना पिएंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सोए हैं, गहरे नींद में। इससे उनका एनर्जी बचता है क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहे होते, और एनर्जी जो बचता है उस एनर्जी को बचाकर ये क्या कर रहे होते हैं कि अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, अंदर में जिंदा है। जैसे सांप आपको आप देखोगे ना, जब बहुत ठंडा पड़ने वाला होगा उसके पहले वो शिकार करेगा, 2-4 चूहा खा जाएगा और खा के सो जाएगा। तो जब वो सो रहा होता है तो उसके बॉडी का बाकी सब कुछ रुक गया, सिर्फ चूहा जो खाया वो पच के उसको एनर्जी मिल जाएगा और वो गहरे नींद में सो जाएगा और उसके बॉडी टेम्परेचर मेंटेन। अगर आप उस समय उस सांप को उठा दो तो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही उठेगा बॉडी का मेटाबॉलिज्म चालू होगा, छटपटाएगा, भागेगा और एनर्जी यूज होगा। जैसे ही एनर्जी यूज होगा उसके पास बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की एनर्जी बचेगा नहीं, मर जाएगा। तो दिस इज इट। सस्पेंड में ही आता है दो चीज, हाइबरनेशन, लॉन्ग विंटर स्लीप, लंबे समय के लिए सो जाते हैं ठंड में, और एक और होता है एस्टिवेशन, लॉन्ग समर स्लीप, ठीक है। उसके अलावा डायापॉज और सस्पेंड भी होते हैं। डायापॉज में कुछ समय के लिए रोकते हैं और सस्पेंड में लंबा रोकते हैं। उसके अलावा प्लांट्स में डॉर्मेंसी देखने को मिलता है। डॉर्मेंसी भी है सस्पेंशन एक तरह का, जहां कुछ समय के लिए जब तक कंडीशंस नॉर्मल नहीं होंगे प्लांट का सीड ग्रो ही नहीं करता। जब सारे कंडीशंस नॉर्मल हो जाते हैं तब प्लांट का सीड ग्रो करता है। तो ये भी एक तरीका है। और मैमल जो है, हम लोग आज के समय में इतने ज्यादा आप बोलो सक्सेसफुली अडैप्ट इस दुनिया में इसलिए करे हुए हैं क्योंकि इनके पास एक खास एबिलिटी है, बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लेते हैं ये, और इसीलिए ये सहारा में भी रह सकते हैं, अंटार्कटिका में भी रह सकते हैं, कहीं चले जाए बॉडी टेम्परेचर तो मेंटेन कर लेंगे, खा पी के एनर्जी किस तरीके से बना के। ठीक है, चलिए पहले लेक्चर में ही इतना ही, इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।